अस्सलाम ऑल ऑफ़ यू। सो हम जो है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर है उसकी थ्योरी देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ओके। सो सबसे पहले तो इसमें ये बताया हुआ है कि हम ये सारी चीज़ें, ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हैं हमारी, उनको रिकॉर्ड करना। ठीक है, वो किस में होती हैं? जर्नल में होती हैं। और परचेज़ के क्या प्रोसीजर हैं, सेल्स होती है उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे। व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? Financial statements are prepared after some adjustment of above business transactions for the fulfillment of the legal requirement of International Accounting Standard IAS। ये IAS क्या चीज़ है? जैसे कि लॉ होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो अकाउंटिंग का लॉ है जिसको बोला जाता है IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके तहत हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी प्रोसीजर्स वगैरह लिखे हुए होते हैं ना, उस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, अच्छा। नीचे ये जो डेफिनेशंस हैं ये क्या है? बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें से आपके MCQs टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो नंबर 1 पे है आपके पास बिजनेस एंटिटी। Under this concept, it is essential that a business organization is separate and distinct from its owner or proprietor। देखो, हमने ये बात पढ़ी है POC में कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और जो उसका ओनर होता है वो एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ठीक है, और उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और जो कंपनी जो भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके जो ओनर होते हैं उसको क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर्स बोला जाता है। ठीक है, तो इस बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में यही बात की हुई है कि जो आपकी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सेपरेट पर्सन है और जो ओनर है यानी कि जो शेयर होल्डर है वो एक अलग बंदा है। ठीक है, अच्छा। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। In this accounting process, money is used to express facts and all relevant details about the businesses। ओके, मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आए। ठीक है, ओके। सो in this accounting process, is used to express facts and all relevant details about the business। यानी कि जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर रहे हो ना, जैसे अगर आप परचेजेस डाल रहे हो तो परचेजेस आप किस तरह डालोगे? किसी वैल्यू, कोई वैल्यू ऐसी होगी। अगर आपने कोई परचेज़ की है, जैसे आपने 10 लाख की परचेज़ की है तो 10 लाख क्या है? आपका वैल्यू है उस चीज़ की या उस मर्चेंडाइज़ की। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? हम इसको मेजर किस तरह करते हैं? मनी से, पैसे से हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, और इसमें इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं किया जाता, यानी कि जो महंगाई हो जाती है उसका जो इफ़ेक्ट होता है ना, जो आपका डॉलर महंगा होता है और उस पर जो आपकी करेंसी पे जो इफ़ेक्ट आता है उसको इसमें कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, थर्ड वन इज़ गोइंग कंसर्न। In almost all cases, the accounting system will treat the values on the assumption that business will continue operating for an indefinite period of time। देखो, जब भी कोई हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो हम ये सोच के करते हैं कि हमारा जो बिज़नेस चलेगा ना वो एक इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा। ठीक है, तो इसमें भी यही कह रहा है कि जो भी हमारा अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा होता है किसी भी कंपनी का, उसने यही एज्यूम किया हुआ होता है कि ये कंपनी इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगी, कभी ना ख़त्म होने वाली। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है गोइंग कंसर्न। ठीक है, ये आपके MCQs में टेस्ट हो चुका है, इसलिए इसको आप देख लेना अच्छी तरह। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी प्रॉपरली सपोर्टेड बाय ऑब्जेक्टिव एविडेंस।
भाई जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है ना, वो अभी तो आपको क्वेश्चन में दे दी जाती है कि भाई ये ट्रांजेक्शन है, आप इस पर एंट्री पास कर लो। बट जब आप आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसमें क्या होता है, जितने भी परचेजेस वगैरह हो रही है ना, सबके आपको क्या आपके पास होते हैं, ऑब्जेक्टिव एविडेंस होते हैं। अब वो क्या क्या हो सकते हैं एविडेंस? वो हो सकती है आपकी परचेज इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, बहुत वेरियस काइंड के जो है वाउचर्स हो सकते हैं, ठीक है। However, in certain cases, we may have to depend upon judgment and estimates. अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में हमें अपनी जजमेंट और एस्टिमेट्स जो है यूज़ करने पड़ते हैं, हमारे पास वाउचर नहीं होता। क्या क्या है वो? एक तो बैड डेट्स है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। इन दोनों केसेस में क्या होता है, हम एस्टिमेट यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अंडर दिस कॉन्सेप्ट ऑल एसेट्स अक्वायर्ड बाय द बिजनेस आर टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। द मार्केट वैल्यू एट एनी अमाउंट ऑफ टाइम इज टू बी इग्नोर्ड, ठीक है। अब अगर एक कंपनी ने अपने मेमोरेंडम में लिख दिया है कि हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, तो फिर वो अपने एसेट्स को हमेशा अपने कॉस्ट पे रखेगी, ठीक है। आपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व, उसमें क्या होता है कि अब जैसे फिक्स एसेट है आपके पास फर्नीचर, अब फर्नीचर अपनी कॉस्ट पर रिकॉर्ड हुआ हुआ होता है, आपको बैलेंस शीट में भी उसको कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। उसके नीचे आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन लेस करते हो, तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाती है, ठीक है। वो जो आती है वो आपकी बुक वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू नहीं होती। मार्केट वैल्यू एक अलग कॉन्सेप्ट है। मार्केट वैल्यू वो होती है जो उस वक्त आपकी मशीन की मार्केट में वैल्यू हो, ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। और जो आप कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करते हो उसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद है डुअल एस्पेक्ट। दिस रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। एवरी ट्रांजेक्शन entered into by a firm has two aspects, that is debit and credit. According to dual aspect concept, at any time the total asset of a business are equal to its total liabilities, ठीक है। अच्छा, अब डुअल एस्पेक्ट क्या है आपका, कि भाई जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो वो दो एस्पेक्ट्स में जाती है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट में, ठीक है। अच्छा, और इस डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से होता क्या है कि आपका जो एसेट है वो कभी कभार सिर्फ लाइबिलिटी के इक्वल ले जाता है, ठीक है। अब इसकी मैंने एग्जांपल ये दी थी कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल नहीं है तो फिर आप क्या करते हो, बैंक से लोन लेते हो। अब उस केस में आपकी जो इक्वेशन बनती है ना, वो बनती है एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपके पास होता नहीं है कैश, ठीक है, कैपिटल होता नहीं है इस वजह से। बट जो इसकी ओरिजिनल इक्वेशन है वो तो यही है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, देन है अक्रूवल प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्नड whether money is received or not, and costs are recognized as they are incurred whether money is paid or not, ठीक है। अच्छा, एक कैश कॉन्सेप्ट होता है, एक अक्रूवल होता है। कैश में क्या होता है कि जो भी कैश रिसीट्स और पेमेंट्स होती है ना, हम सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं करते। बट ये जो अक्रूवल प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है कि भाई जब आपका रेवेन्यू अर्न हो गया ना, आप उसी वक्त उसको रिकॉर्ड कर दोगे, सही है, चाहे आपको कैश मिला या नहीं मिला। इसी तरह अगर आपका कोई एक्सपेंस है, आपका कोई फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, तो जब आपको पता लग गया ना कि मुझे इसको 1 महीने बाद सैलरी देनी है, तो आप अपनी स्टेटमेंट में सैलरी एक्सपेंस शो कर दोगे, ठीक है। चाहे आपने ना भी दी हो, आपके पास कैश मौजूद हो, यानी कि आप 1 महीने बाद पे करने वाले हो, लेकिन आप अभी रिकॉर्ड कर दोगे क्योंकि क्या चल रहा है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। Following are the three accounting conventions generally used to interpret the above mentioned accounting principles. Number one is conservation, ठीक है, जिसको prudence भी बोला जाता है। This requires to take into account all possible losses but ignore all possible profits which may arise ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटी इन द करंट ईयर, ठीक है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि जितने भी पॉसिबल लॉसेस है ना इस साल, उसको आप रिकॉर्ड कर लो, बट जो पॉसिबल प्रॉफिट्स हैं उसको रिकॉर्ड ना करो, ठीक है। अब इस ऐसा क्यों बोला जाता है भाई, देखो हो सकता है कि लॉसेस जो है, देखो लॉसेस का ज़्यादा चांस होता है कि वो होकर ही रहते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, पॉसिबल प्रॉफिट्स जो है ना उनको आप रिकॉर्ड ना करो अभी से। क्यों? क्योंकि क्या पता ये प्रॉफिट्स ना हो आपको, ठीक है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, आप बाद में रिकॉर्ड कर दें, बट उसको पहले से रिकॉर्ड ना करें। लेकिन लॉसेस जब आपको लगता है कि भाई मुझे इतने का लॉस होने वाला है, आप उसी वक्त रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। अच्छा, देन है कंसिस्टेंसी। While certain alternatives are equally acceptable, one suitable alternative should be carefully selected and then applied consistently year after year, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि भाई अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, काम करते करते कुछ आपको बीच में प्रॉब्लम आ गई कि या कोई एक हेड ऑफ अकाउंट है जिसमें मसला आ रहा है, तो फिर आप क्या करो, उसकी जगह कोई एक सूटेबल ऑल्टरनेटिव यूज़ करो, केयरफुली सेलेक्ट करके, और फिर कंसिस्टेंटली उसको हर साल उसी हेड को यूज़ करते रहो जो आपने नया ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद है मटीरियलिटी। This means that size and extent of any amount will influence its treatment. Financial statements should separately disclose items which are significant enough to affect evaluation or decision. But if the item or event is immaterial, it may not be disclosed. ठीक है। अच्छा, मटीरियल और इममटीरियल क्या होता है? देखो, मटीरियल का मतलब यहाँ बताया हुआ है कि ऐसी अमाउंट जो कि आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफ़ेक्ट करे, ठीक है। अब वो किसी भी तरह की हो सकती है, वो कोई किसी तरह का जो है फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। अब अगर एक जाइंट कंपनी, ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, एच बी एल बैंक है। अब एच बी एल बैंक की पूरे पाकिस्तान में 2200 ब्रांचेस हैं, ठीक है, और उनका जो है बिलियंस ऑफ जो है डॉलर्स की उनके प्रॉफिट होगा, उनका रेवेन्यू होगा, ठीक है। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में अगर 1 लाख का कोई मिस स्टेटमेंट आ रहा है, कोई फ्रॉड आ रहा है ना, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो अमाउंट हमारे लिए इममटीरियल होगा, सही है, क्योंकि ये मटीरियलिटी जो है ना, ये हर कंपनी के अलग अलग होती है, ठीक है। तो जितना अब अगर एच बी एल है उसका इतना ज़्यादा रेवेन्यू है, तो हमें मतलब उसको अगर 1 लाख का फ्रॉड हो भी जाए तो उसके रेवेन्यू में इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर एक स्मॉल कंपनी है, ठीक है, जो है ही 5 लाख की, सही है, अब ये इसकी एग्जांपल मुझे अभी नहीं समझ आ रही, इतनी छोटी कंपनी वैसे होती नहीं है 5 लाख की, बट मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर एक कंपनी है जो बनी ही 5 लाख रुपए से है, ठीक है, अगर उसमें 1 लाख का फ्रॉड आ जाए ना, तो वो क्या है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मटीरियल है, सही है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट थ्रेट हो सकता है इससे। हो सकता है कि ये इस फ्रॉड की वजह से इसको प्रॉफिट की जगह उस साल लॉसेस होने लगे, ठीक है। तो अगर तो ये अमाउंट जो भी हमें पता लगती है, वैसे आप लोगों के कोर्स का पार्ट नहीं है, बट ये इसमें है, इसलिए मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर ऐसी कोई अमाउंट जो हमें लगता है फ्रॉड है और वो मटेरियल है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। Financial statement means reports on the activities of a business. These reports are the comprehensive way of communicating financial information to the user. ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ये रिपोर्ट्स है, सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, कोई रिपोर्ट आपकी बिजनेस एक्टिविटी पर, ठीक है। और ये रिपोर्ट्स क्या होती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वे होती हैं कम्युनिकेशन का, सही है। अगर जैसे कोई लेमैन है, उसको पता नहीं है कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, लेकिन वो जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अंदर क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब इनकम स्टेटमेंट से उसको पता लग जाएगा कि भाई आपका इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट जो आता है ना इनकम स्टेटमेंट में, उससे उसको पता लग जाएगा। फिर अगर उसका दिल करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, when the trial balance has been prepared, or immediate task is to prepare the financial statement according to the sequence of accounting procedure. Financial statement include the following reports: income statement and balance sheet, ठीक है। जब आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाता है ना, उसका उसके बाद आपका इमीडिएट टास्क क्या होता है कि भाई आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रोसीजर, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ इनकम स्टेटमेंट?
The income statement is a statement in which revenues and expenditures are matched to arrive at a figure of profit or loss. देखो यार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन सही है, इसमें भी एमसीक्यूज आया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट में भी आया हुआ है और बैलेंस शीट का भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ठीक से पढ़ लेना ये सारी चीज़ें। तो इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है जिसमें रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स को मैच किया जाता है, ठीक है, ताकि हम प्रॉफिट या लॉस की फिगर तक पहुंच सकें, ठीक है। मैनी बिजनेस ट्राई टू डिस्टिंक्शन बिटवीन अ ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ऑन ट्रेडिंग एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर अदर इनकम एंड एक्सपेंसेस। भाई बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से बिजनेसेस में कोशिश की जाती है कि इसमें डिफरेंस करके बताया जाए कि भाई हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ था और इन एक्सपेंसेस वगैरह हटा कर अदर इनकम ऐड करके हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बच गया, जो कि हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया है, तो आपको आइडिया होगा इसका। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, revenue from selling good is compared with direct cost of acquiring or producing goods sold to arrive at a gross profit figure। देखो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल्स निकालते हैं, नेट सेल्स, ठीक है। नेट सेल्स से जितना रेवेन्यू आया होता है उसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करते हैं। तो नेट सेल्स में जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट फिगर reductions are made in the second half of the income statement, which is called income and expenditure account, in respect of indirect costs and addition of non-trading income. In other words, an income statement is divided into two halves. Number one is gross profit is equals to sales minus cost of goods sold, and second one is net profit is equals to gross profit minus expenses plus non-trading income। अभी नॉन ट्रेडिंग इनकम क्या है, जिसको हम अदर इनकम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बताया हुआ है यार, देखो फर्स्ट हाफ में तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट तक कैलकुलेट कर लिया, बट इसका जो सेकेंड हाफ है उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं सबको पहले ऐड करते हैं, फिर जो उसकी टोटल इनकम टोटल जो अमाउंट आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, उसको लेस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। अब उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम अदर इनकम ऐड करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अभी जो इसके नीचे फॉर्मूला दिए हुए हैं ना, जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का, इसमें भी वो एमसीक्यू पूछ सकता है कि भाई उसने 4 फार्मूला दे दिया आपको और बोला कि बताओ इसमें से कौन सा गलत है या इसमें से कौन सा सही है, तो इसको भी थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बैलेंस शीट। अ बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड एसेट ऑफ अ बिजनेस एट गिवन मोमेंट इन अ टाइम, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या हम डिस्कस करते हैं, एसेट करते हैं, लाइबिलिटीज करते हैं और अपनी इक्विटी करते हैं, जिसको कैपिटल भी बोला जाता है, सही है। बट हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम ओनर्स इक्विटी लिखते हैं, जिसके अंदर कैपिटल, उसकी ड्राइंग्स, उसका नेट प्रॉफिट एंड लॉस आता है, ठीक है। अच्छा, इन अदर वर्ड्स अ बैलेंस शीट इज अ लिस्ट ऑफ एसेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ अ बिजनेस at some specific point of time. A balance sheet is prepared at the ending of the accounting period to which the financial statement relates, ठीक है। अच्छा, अब ये साल के एंड में बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक चीज़ मिसिंग है जो इसने यहाँ नहीं लिखी बट इसने एमसीक्यूज में दी हुई है, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को हम जो है चेक करते हैं बैलेंस शीट बनाकर, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना कि फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है तो किस स्टेटमेंट से करेंगे, तो उसका आंसर होगा बैलेंस शीट, ठीक है। और जब ये हो कि हमें प्रॉफिट चेक करना है या हमें रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस चेक करने हैं, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट होगा। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज इन वन हाफ कॉल्ड इक्विटी सेक्शन एंड एसेट इन अदर हाफ। ये तो आपको पता ही होगा कि हम एक पेज पे एसेट का बनाते हैं और नेक्स्ट पेज पे हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का, ठीक है। अच्छा, द ऑर्डर ऑफ आइटम्स इन द बैलेंस शीट। अ बैलेंस शीट लिस्ट एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। दिस ऑर्डर इज नॉट कंपल्सरी, हाउएवर यू शुड ट्राई टू गेट इन द हैबिट ऑफ यूजिंग द कन्वेंशनल ऑर्डर। अच्छा देखो, अब बैलेंस शीट बनाने का एक तरीका है, ठीक है, एक ऑर्डर है कि हम पहले एसेट लिखते हैं, फिर लाइबिलिटीज एंड कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। बट ये कह रहा है कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये एक ये हम बोल सकते हैं कि भाई एक जैसे कंपनी वगैरह में जो फॉर्मेट अप्लाई किया जाता है, हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, सही है। और आपका एग्जामिनर भी
इसी चीज़ को मानता है, ठीक है। इसलिए हम इसको इन ऑर्डर सही तरह ड्राफ्ट करते हैं इसको। पहले हम इसकी कंपनी का नाम लिखते हैं, फिर बैलेंस शीट लिखते हैं, फिर उसकी डेट डालते हैं फॉर द ईयर एंडेड, पूरा प्रॉपर हम फॉर्मेट से चलते हैं, ठीक है। अच्छा, द फॉर्मेट मोस्ट कॉमनली यूज इन द रिपोर्ट्स फ्रॉम बैलेंस शीट और वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर्मेट, which lists net asset above and capital below or fixed asset एंड नेट करंट एसेट अबव विद कैपिटल। यार आई थिंक इसने सिर्फ इसमें फॉर्मेट बताया हुआ है, आपसे आपके जो है ना एमसीक्यूज में इससे कुछ टेस्ट नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मेट ऑलरेडी पता है, ठीक है। अदर आइटम्स विद इन कैटेगरीज, ऑर्डर ऑफ आइटम्स विद इन, नंबर वन इज फिक्स एसेट्स आर listed in a descending order of length of useful life. Building has a longer life than furniture and fixture, which in turn perhaps have a longer life than motor vehicle. This is why the fixed assets are listed in order shown above. ठीक है, अब इसने फिक्स एसेट का हमें बताया कि भाई जिसकी लाइफ ज़्यादा हो पहले उसको लिखना है, बट हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं प्रैक्टिस की है, ठीक है। हमें जो फिक्स एसेट पहले मिलेगा क्वेश्चन में हम वो लिख लेंगे, आपका एग्जामिनर भी उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अच्छा, current assets are listed in descending order of the length of time. It might be before the asset will be converted into cash. Broadly speaking, inventory will convert into account receivable and account receivable will convert into cash, and so inventory, account receivable and cash will be listed in that order. Prepayments, because they are similar to account receivable, should be listed after account receivable and before cash. अच्छा, अब उसने करंट एसेट का भी हमें फॉर्मेट बताया है कि भाई पहले आप जो है उन चीज़ों को लिखो जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कि इन्वेंट्री हो गई आपकी, सही है, रिसीवेबल हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी कैश में जल्दी जो है कन्वर्ट हो जाती हैं। बट हमें इसको भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको क्वेश्चन में पहले मिले आपने वो डाल देना है, ठीक है। और आपके एग्जामिनर को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इसी तरह चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, note, net income determined in the income statement is transferred to the capital account in the balance sheet. अच्छा देखो, ये net income यानी कि net profit जो कि हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलता है, ठीक है। अब ये तो हमें पता ही है कि यार जब हम ऑनर्स इक्विटी बनाते हैं उसमें हम जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है उसको ऐड या लेस कर देते हैं, ठीक है। ये इसने अलग से कुछ बात बताई हुई है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इज डिडक्टेड फ्रॉम द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इन द इनकम स्टेटमेंट एंड इज शोन एज करंट एसेट इन द बैलेंस शीट। अच्छा देखो, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, आप क्या करते हो उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाते हुए सबसे पहले आपने ओपनिंग इन्वेंट्री डाली, ठीक है। उसके बाद आपने परचेजेस ऐड की, तो आपके पास क्या आ जाता है, मर्चेंडाइज या गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, ये आ जाता है। उसके बाद आप क्या करते हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करते हो, इसमें यही बात बताई गई है कि जो क्लोजिंग एंट्री होगी ना वो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से लेस हो जाएगी, और वही क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग मर्चेंडाइज एंट्री आप एज अ करंट एसेट बैलेंस शीट में शो करते हो, ठीक है। सो इसकी थ्योरी यहीं तक थी आपकी बुक में, ठीक है। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है एमसीक्यूज सॉल्व करना, ठीक है। मैं एमसीक्यूज पर भी वीडियो बना के भेजूँगा, बट पहले आप खुद एमसीक्यूज सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर मुझे बताओ, तो मैं आपको एमसीक्यूज वाली वीडियो भी सेंड कर दूँगा, ठीक है। अगर इसमें भी अभी भी कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है, मैं दोबारा क्लियर कर दूँगा इसको, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।